Hello everybody, myself Deeksha Sharma, student of RKG Educational College, B.Ed 3rd semester. So students, today we will discuss about the topic consumption in detail. The definition of consumption is buying and using something or how much of something has been used up. कंजम्पशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को खरीद के लाना और उसको यूज़ करना, या किसी चीज़ को खरीद के लाना और वो कितना यूज़ हो चुका है, इस प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ कंजम्पशन इज ईटिंग अ स्नैक एंड सम कुकीज़. कंजम्पशन का एक एग्जाम्पल क्या है? आपने कुछ स्नैक्स खरीदे, कुछ कुकीज़ खरीदी और उनको खा लिया. An example of consumption is when a person consumes 2 bushels vegetables per day. जब कोई person 2 bushels vegetables daily खा लेता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? ये consumption के ही example में count up होता है. नाउ जो इकोनॉमिक्स होती है वो आपके 3 बेसिक फैक्टर से डील करती है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो कंजम्पशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को मार्केट से खरीद के लाते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स ने सेल करी हुई है मार्केट में, वहाँ से आप गुड्स को प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं और फिर उनका यूज़ कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ में. सो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहते हैं. एटमोलॉजी. द टर्म कंजम्पशन डिराइव फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड कंजम्पिकॉन एंड लैटिन वर्ड कंजम्पशनम. सो ये 2 वर्ड से डराइव हुआ है. एक आपका फ्रेंच वर्ड हुआ है और एक आपका लैटिन वर्ड हुआ. फ्रेंच वर्ड आपका क्या था? कंजम्पिकॉन, और लैटिन वर्ड था आपका कंजम्नम. सो इन 2 वर्ड से डराइव होके आपका जो बेसिक वर्ड निकल के आया वो क्या हुआ? कंजम्पशन, जिसका मतलब क्या है कि आपने किसी चीज़ को कितना यूज़ कर लिया है खरीदने के बाद. Definition of consumption. Different schools of economists define consumption differently. अब जितने ज़्यादा इकोनॉमिस्ट थे, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कंजम्पशन को डिफाइन किया. अकॉर्डिंग टू एनकार्टा एनसाइक्लोपीडिया, एनकार्टा एनसाइक्लोपीडिया की अगर हम बात करें तो उसने कंजम्पशन के बारे में क्या कहा? The purchase and use of goods and services by consumers or the quantity of goods and services purchased. तो according to Encarta Encyclopedia, हम जो भी goods and services को खरीदते हैं और उनका यूज़ करते हैं एज अ कंज्यूमर, या हम जितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, इस प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू डेविड जारी एंड जूलिया जारी, अकॉर्डिंग टू डेविड जारी और जूलिया जारी ने क्या कहा था? द प्रोसेस इन विच गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड टू सैटिस्फाई इकोनॉमिक नीड्स. वो प्रोसेस जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसे हम कंजम्पशन कहते हैं. सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम देखें तो कंजम्पशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को मार्केट से खरीद के लाते हैं और उनका यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या अपने लिए यूज़ करते हैं, तो वो जो भी हम उस प्रोडक्ट को हम जितना यूज़ कर रहे होते हैं वो उसका कंजम्पशन होता है. ये जो प्रोसेस होता है मार्केट से सामान को खरीद के ला के जब हम उसका यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहते हैं. कंजम्पशन वर्ड का डेरिवेशन आपका फ्रेंच और लैटिन वर्ड से हुआ था, और इसका जो बेसिकली इसको डिफाइन किया था डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने भी यही कहा था कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम खरीद रहे हैं और उनका यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों के का जो सम अप करके प्रोसेस निकल के आता है, उसी प्रोसेस का नाम कंजम्पशन है. या जो प्रोसेस जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का हम यूज़ करते हैं अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो भी कंजम्पशन कहलाता है. द कंजम्पशन फंक्शन C is equals to underscore C plus small c capital Y. कैपिटल C का मतलब क्या यहाँ डिनोट कर रहा है?
consumption spending by households. Households means we the people. हम लोग जो है, हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर में. तो जो भी कंजम्पशन हम हाउस होल्ड्स पे स्पेंड करते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से. अब इज इक्वल्स टू डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? सी अंडरस्कोर सी, दैट इज ऑटोनॉमियस कंजम्पशन. ऑटोनॉमियस कंजम्पशन का मतलब होता है अपनी स्व इच्छा से हम किसी चीज का कितना कंजम्पशन ले रहे हैं, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को हम कितना यूज कर रहे हैं खरीदने के बाद, ये क्या होता है? हमारा ऑटोनॉमियस कंजम्पशन. प्लस स्मॉल सी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. किसी पर्सन की एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम करने की क्या है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से. कैपिटल वाई का मतलब होता है इनकम. अब just have a look on your screen. There is a graph showing on y axis, then C on x axis. C मतलब consumption spending by households, consumption spending by household. और y axis पे जो y आपका शो कर रहा है उसको क्या हम दिखा रहे हैं? इनकम दिखा रहे हैं. पर देखिए जीरो ओ एक्सिस से नहीं, उसकी थोड़ा सा ऊपर होके से हम ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा वहां से हमको इन्वेस्ट करना है. सो ये आपको ऑटोनॉमियस कंजम्पशन की लाइन शो हो रही है जो डिनोट कर रही है द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज द MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. C इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर C प्लस स्मॉल c y. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. एक कंजम्पशन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. किसी चीज को कंज्यूम करने की उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी क्या है? एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज और इन रेशियो विद इनकम. ये हमेशा परसेंटेज या रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है, वो भी उसकी इनकम के साथ. द टोटल APC स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एज इनकम इंक्रीजेस. जो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कंज्यूमर का, वो क्या करता है? वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, गिरने लगता है जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगती है. द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीजेस. किसी चीज को सेव करने की जो एवरेज प्रोपेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्लाइन होने लगती है. APS इज इक्वल्स टू 1 माइनस APC. अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? जो भी आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उससे 1 माइनस कर दोगे. द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इज इक्वल्स टू C अपॉन Y. MPC को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड्स अपॉन इनकम. जो भी आपने कंजम्पशन हाउस होल्ड्स पर स्पेंड करने के लिए की थी वो अपॉन इनकम कर दोगे. The economic significance of MPC lies in filling the gap between income and consumption through planned investment to maintain a desired level of income. MPC की जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो लाई करती है गैप को भरने में. किसके किसके बीच के गैप के भरने? गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो भी गैप हो रहा होता उसको फिल करने के लिए MPC की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है. थ्रू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम. एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम ये काम करते हैं ताकि हम जितनी इनकम चाह रहे हैं हमें उतनी ही desired level of income मिल गया. So these are some basic properties of consumption function, that is average propensity to consume expressed in percentage or in ratio with income. Third is the total APC starts declining as income increases. Next, the average propensity to save increases. Then APC is equals to 1 minus APC. Next, the marginal propensity to consume MPC is equals to C upon Y, where C means is consumption spending on households and Y means income. The economic significance of MPC lies in filling the gap between income and consumption through planned investment to maintain a desired level of income.
Now we come up with the determinants of consumption. What are the basic determinants of consumption? First one is income. बेसिकली आपका जो कंजम्पशन डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कितना कंज्यूम करना चाहते हैं, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा. ये आपने कंजम्पशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा भी है कि द टोटल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग as income increases. Next is prices. जिस हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइजेस होंगे उसी हिसाब से आपका कंजम्पशन डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए. टैक्स भी एक मेजर डिटर्मिनेंट है कंजम्पशन का, टैक्स पे ही डिपेंड करता है कि आपका प्राइस, कंप्लीट प्राइस आपका किसी प्रोडक्ट का क्या होगा. सेविंग्स अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज हो जाता है, और अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही उसका कंजम्पशन होगा किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का. उसको जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज समझ में आएंगी वो वही खरीदेगा और उसी से उसका कंजम्पशन लेवल पता चलेगा. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस किस प्रोडक्ट को लेकर है ये भी डिपेंड करता है उसके कंजम्पशन को डिसाइड करने में, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी और उसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी मार्केट से, कंज्यूमर से ज़्यादा होगा. सोशल अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, इन पे भी कंजम्पशन आपका डिपेंड करता है किसी भी प्रोडक्ट या गुड एंड सर्विसेज को लेके. गवर्नमेंट पॉलिसीज़. किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं उस पे भी आपके कंजम्पशन डिपेंड करता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे बैन कर रखा है तो उस चीज़ का कंजम्पशन इतना मार्केट में नहीं होगा. एंड फिर अदर फैक्टर्स आ जाते हैं जो भी आपके एल्स फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं. नेक्स्ट इज division of consumption. So theory of consumption is utility analysis, then cardinal approach and ordinal approach. अब देखिए theory of consumption आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए. पहला theory of consumption को इन्होंने utility analysis में समाप्त किया. अब यूटिलिटी एनालिसिस ने क्या किया, अपने आप को दो पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर लिया. एक था आपका कार्डिनल अप्रोच, दूसरा था आपका ऑर्डिनल अप्रोच. यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी कमोडिटी से आपकी जो वांट्स है वो कितनी ज़्यादा सैटिस्फाई हो जाएगी, ये आपका यूटिलिटी एनालिसिस जानता था. तो यूटिलिटी एनालिसिस का सिंपल वर्ड्स में अगर हम यूटिलिटी एनालिसिस को डिफाइन करेंगे तो सिर्फ हम इतना लिख देंगे, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी कमोडिटी की, किसी गुड्स की जो भी किसी पर्सन की वांट को सैटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको हम यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं. अब यूटिलिटी एनालिसिस को उन्होंने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जो कि एक था कार्डिनल अप्रोच, दूसरा था ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच किया था उन्होंने कि आप किसी की वांट्स को, आप किसी की इच्छाओं को आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, ये कार्डिनल ने अप्रोच दिया था. उसी जगह ऑर्डिनल अप्रोच में क्या कहा था, ऑर्डिनल अप्रोच के इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी की इच्छाओं को, आप किसी की वांट्स को नंबर्स में काउंट अप कर सकें. आप ये काउंट कर, आप लो और हाई में उसको मेजर कर सकते हैं कि किसी चीज़ की जो कंजम्पशन की नीड थी, डिमांड थी, वो उस टाइम ज़्यादा थी, अब कम है. तो कार्डिनल अप्रोच ने कहा था कि आप जो भी कमोडिटी को कंज्यूम करने की जो वांट है आप उसको नंबर्स में काउंट करके पता कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल ने कहा था आप नंबर्स में काउंट करके नहीं, आप लो और हाई करके पता कर सकते हैं. नाउ वी कम अप विद द टाइप्स ऑफ कंजम्पशन. डायरेक्ट और फाइनल कंजम्पशन. Consumption is known as direct or final consumption
when the goods satisfy human wants directly and immediately. The goods have reached their final destination, that is wearing a shirt or eating a mango. अब टाइप्स ऑफ कंजम्पशन में पहला आपका टाइप क्या है? डायरेक्ट और फाइनल कंजम्पशन, सीधे या फाइनल, तुरंत का। तो कंजम्पशन को आप डायरेक्ट और फाइनल कंजम्पशन को उन कंजम्पशन को कह सकते हैं जब गुड्स किस ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सैटिस्फाई कर जाए, तुरंत कर जाए और डायरेक्टली कर जाए। जैसे कि जो गुड्स हैं वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे तुरंत पहुंच जाएं। जैसे कि आपने तुरंत एक आम खा लिया, तुरंत आप जो भी शर्ट मार्केट से लेके आए वो आपने पहन लिया। सो ये किस टाइप ऑफ कंजम्पशन हुआ? ये आपका डायरेक्ट और इमीडिएटली और फाइनल कंजम्पशन हो गया कि आप कोई चीज़ खरीद के लाए और आपने उसे तुरंत पहन लिया। आप कोई चीज़ मार्केट से खाने वाली लेके आए, आपने उसे तुरंत खा लिया। सो इसको हम डायरेक्ट और फाइनल कंजम्पशन कहते हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट और प्रोडक्टिव कंजम्पशन। इनडायरेक्ट और प्रोडक्टिव कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और प्रोडक्टिव व्हेन द गुड्स आर नॉट मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन बट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स व्हिच विल सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। इनडायरेक्ट और प्रोडक्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट तो हम बनाते हैं लेकिन वो डायरेक्टली किसी के काम में नहीं आती, मतलब पर्सन जो कंज्यूमर है वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए, लेकिन उससे दूसरा गुड्स बन सकता है जो कि ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल, यूजिंग अ स्विंग मशीन फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कपड़े बनाने के लिए स्विंग मशीन लेना। तो अब ये क्या हुआ? स्विंग मशीन, आपने एक प्रोडक्ट तो तैयार किया ना, लेकिन आप उसको अपने लाइफ में यूज तो नहीं कर सकते एक फाइनल कंजम्पशन के तौर पे। लेकिन हाँ, उस मशीन की हेल्प से आप कपड़े जरूर बना सकते हैं जिसको आप एज फाइनल कंजम्पशन ले सकते हैं। सो ये होता है आपका इनडायरेक्ट और प्रोडक्टिव कंजम्पशन, जिसमें गुड्स आपके फाइनल कंजम्पशन के लिए ना बन के किसी दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बने होते जो कि ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई कर दे डायरेक्टली। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कंजम्पशन की? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एम्फसाइजेस मच ऑन इट। बिगिनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। कंजम्पशन ऑल्सो मीन्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। तो पहला इम्पॉर्टेंस क्या है कंजम्पशन का? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो सारी शुरू हो गई। बिगिनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज थी जिनसे आप इकोनॉमिकली डील कर रहे थे वो सारी शुरू हो जाती है कंजम्पशन से। और इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? मनी रिलेटेड, जो कि आपके ह्यूमन वांट्स को, नीड्स को सैटिस्फाई कर देती है। एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जहाँ पे कंजम्पशन में बिगिनिंग हो रही थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, वहीं पे एंड भी हो रहा है, क्योंकि हम इनपुट को क्या स्टार्टिंग प्रोसेस मानते हैं और आउटपुट को क्या मानते हैं? एंड प्रोसेस। आप जैसे मार्केट जाते हैं, आप शर्ट लेके आए, अब शर्ट जब लेके आए तो आपने पैसे दिए, वो आपके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उस प्रोड्यूसर के लिए हो गए। आपने उस शर्ट को पहन लिया, वो आपके लिए क्या हो गया? आपने उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। सो ये आपके क्या हो गया? एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंजम्पशन इज नॉट ओनली द बिगिनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट इज ऑल्सो द एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Index of standard of living. The consumption pattern of a person, that is what he eats, what he wears, etc. give us the knowledge of the standard of living of the person. अब कंजम्पशन से ही पता चलता है कि किसी पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो क्या खाता है, क्या पहन रहा है, कैसे शूज़ पहन रहा है। इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग अपना ही लीजिए, आप लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो आप कैसे जान जाते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे घर की लड़की लग रही है, मीन्स ये अच्छे घर की, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, ये एक लोअर लेवल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती। क्यों? क्योंकि उनके कपड़ों को देख के, उनके रहन सहन को देख के, उनके बात करने के तरीक़ों को देख के, इन सब चीज़ों से आप क्या पता कर लेते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, एक हायर स्टैंडर्ड फैमिली को बिलोंग करती है, या एक लोअर स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली को बिलोंग करती है। नेक्स्ट वी कम अप विद द
variables of consumption, sociological and other variables implying on different kinds of consumption. अब sociologically अगर हम देखें तो different kinds of consumption पे variables उन्होंने implying किए हैं, जैसे sex, women consume less than men. अब सेक्स जेंडर के अकॉर्डिंग हम देते हैं, यहाँ पे हम जेंडर भी मेंशन करें तो सेक्स जेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम मेंशन करें तो जो विमेन होती हैं वो आदमियों से ज़्यादा, विमेन कंज्यूम लेस देन मैन, मैन से ज़्यादा कम कंज्यूम करती हैं. एज, चिल्ड्रन कंज्यूम लेस देन अडल्ट. चिल्ड्रन क्या होते हैं, चिल्ड्रन जो हैं वो जो बड़े होते हैं उनसे कम कंज्यूम करते हैं. अब मान लीजिए मैं 18 ईयर्स की हूँ तो मैं 4 रोटियां खा लूँगी, लेकिन जो बच्चा 7 साल का है वो 2 या 1.5 ही रोटी खा पाएगा. सो ये क्या हुआ, यहाँ पे मेरा कंजम्पशन और उसके कंजम्पशन में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया. इकोलॉजी, रूरल पॉपुलेशन कंज्यूम मोर देन अर्बन पॉपुलेशन, प्रोडक्ट्स डेप्रिसिएशन इज ग्रेटर इन अर्बन एरियाज. इकोलॉजी मीन्स इकोसिस्टम्स में क्या होता है, जो रूरल एरियाज होती हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करती हैं अर्बन पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग. इनमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी काफ़ी डिफ्रेंशिएशन होता है. अब आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे तो वहाँ कोई ब्रांड के कपड़े नहीं पहन रहा होगा, वो जो नॉर्मल लोकल मार्केट्स होती हैं वो वहीं से खरीद के लाएंगे, पहन लेंगे. लेकिन जो अर्बन एरियाज़ होंगे वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ होंगी जो लोकल मार्केट से भी खरीदती होंगी, लेकिन कुछ फैमिलीज़ होंगी जो सिर्फ ब्रांड के ही कपड़े पहनती होंगी. So with this here I am winding up with my class. Thank you.